नमस्कार, राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा और जैसा मेरा कमिटमेंट है आपके साथ कि रात में 8:50 पर पाठशाला से पहले इस खास शो राष्ट्र गर्व में आपसे मुलाकात हुआ करेगी। ये वो शो जो आपको अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं से जोड़ता है, उनके असली मायने बताता है और अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व करना सिखाता है, जिन्हें हमारे पुरखों ने कई युगों, कई सदियों में ढाला। वो समृद्ध विरासत दुनिया में हमारी पहचान थी, भारत की सनातनी पहचान। लेकिन इस हिंदू बहुल देश की वही पहचान एक खास नैरेटिव गढ़कर छीनने और मिटाने की कोशिश की। वो कोशिश आजादी के बाद भी जारी है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति के खिलाफ रची गई उसी साजिश का मुंहतोड़ जवाब है राष्ट्र गर्व, जो देश पर गर्व करने की वजह और ज्यादा देता है आपको। आज राष्ट्र गर्व में वो खास खबर जो आपको एहसास दिला देगी कि हम अपनी विरासत के प्रति सजग हो गए तो कैसे असंभव भी संभव हो सकता है, कैसे सनातन विरोधी ताकतों को सिर के बल खड़ा किया जा सकता है। राष्ट्र गर्व की यह खबर दक्षिण भारत के राज्य केरल से, जहां 259 साल पहले सनातन की एक खास परंपरा को तलवार के दम पर मिटा दिया गया। उससे केरल की युगों पुरानी पहचान जुड़ी थी, केरल का अस्तित्व जुड़ा था। उस सनातनी परंपरा की जड़ों को बेरहमी से काट दिया गया, कुचला गया और फिर उस पर धर्मांतरण की कलम रोक दी गई। प्रयागराज में पिछले साल हुए महाकुंभ ने केरल के हिंदू समाज को अपनी उस युगों पुरानी परंपरा की तरफ लौटा दिया, अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक शक्ति का एहसास करा दिया, उसके लिए राष्ट्र गर्व का भाव जगा दिया। उसी भावना ने अब केरल में एक नया इतिहास रच दिया है। वहां 259 साल बाद केरल महाकुंभ का आयोजन पूरी भव्यता से हुआ, जिसे दक्षिण भारत अपनी बोली में महामाघम या मामांगम कहता है। सन 1755 तक केरल महाकुंभ हर 12 साल में हुआ करता था। केरल में महाकुंभ ये सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं और चौंकना जायज भी है, क्योंकि केरल की आज की पहचान वामपंथ के गढ़ के तौर पर है। वहां सनातन विरोधी आवाजें जो हैं वो उठती रही और वो सरकार, वामपंथी सरकार, दशकों से वामपंथी दलों ने भारत में अपनी पहली सरकार सन 1957 में केरल में ही बनाई थी और तब से वहां की सत्ता पर उनकी पकड़ बनी हुई है। केरल की छवि तो उस राज्य की है जहां राजनीति की शुरुआत ही सनातन के अपमान से होती है। भारत की सनातनी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है। हिंदुओं का वोट मिलता भी है, तब भी हिंदू को क्या मिलता है, यह सवाल खड़ा होता है। उसी केरल में हिंदू समाज ने सनातन की अपनी युगों पुरानी परंपरा में नई जान फूंक दी। दुनिया हैरान है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वहां लाल सलाम करने वाले अब भगवा प्रणाम कर रहे हैं। हाल यह है कि केरल की वामपंथी सरकार अपनी सनातन विरोधी छवि बदलने को मजबूर है। उनके कैबिनेट मंत्री अपनी वामपंथी विचारधारा के खिलाफ जाकर खुद को केरल महाकुंभ का संरक्षक बता रहे हैं। और इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्र गर्व की यह कहानी बहुत दिलचस्प है। केरल महाकुंभ आपको अपनी समृद्ध विरासत और उसकी उस सनातनी ताकत की याद दिला देगा जिसने कई युगों तक उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़े रखा, अखंड भारत की बुनियाद बना रहा। और राष्ट्र गर्व में आज उसके कई चौंकाने वाले अध्याय खुलूंगा। लेकिन पहले केरल महाकुंभ, जिसे मामांगम भी कहते हैं, उसकी वो झलक देखिए जो हर हिंदू, हर सनातनी को गर्व से भरने वाली है। ये सनातनी आस्था का वो सैलाब है जो वामपंथ के गढ़ केरल में नीला नदी के तट पर उमड़ा है और अंदर खाने केरल की पिनाराई विजयन सरकार से लेकर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की नींद और चैन उड़ा रहा है। जो सनातन को मिटाने की कसमें खाते थे, अब उन्हें अपनी सियासी जमीन हिलती दिख रही है। ये दक्षिण में हिंदू एकता का वो शंखनाद है जिसकी ऐतिहासिक गूंज 18 जनवरी से 3 फरवरी तक पूरे भारत में सुनी। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच जाएंगे। इसकी कल्पना भी हैरान करती है। सोचिए, तिरुनावाया में उसकी आबादी से 80 गुना ज्यादा हिंदू जुट गए सिर्फ 16 दिनों में अपनी आत्मा, अपनी विरासत, अपनी सनातनी संस्कृति की आवाज पर।
दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए कच्ची सड़कों पर चलकर सुविधाओं के अभाव में बिना किसी शिकायत के तिरुनावाया में इतनी बड़ी तादाद में हिंदू जुटे और युगों पुरानी ममांगम परंपरा को अपने सनातनी संकल्प से फिर से जागृत कर दिया, पुनर्स्थापित कर दिया। इसी बात ने दक्षिण में वामपंथी और द्रविड़ राजनीति के पंडितों की हवा टाइट कर दी है। केरल में हिंदुओं की बढ़ती एकजुटता, मजबूत होती उनकी आस्था और अपने सनातनी जड़ों को ढूंढने की जो बेचैनी केरल महाकुंभ में दिखी, उसका बड़ा असर वहां की राजनीति पर दिखने की अटकलें लगने लगी। क्योंकि केरल में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव है और केरल कुंभ को वहां हिंदुओं की सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकता के साथ राजनीतिक एकता के हुंकार के रूप में देखा जा रहा है। 2011 की जनगणना की बात करें तो केरल की कुल आबादी में करीब 54.7% हिंदू हैं, मुस्लिम करीब 26.6% हैं, ईसाई 18.4% और बचे 0.3% में बाकी धर्मावलंबी हैं। सवाल तो यह है कि केरल में हिंदू जब बहुमत में हैं, तो फिर राजनीति ने पिछले कई दशकों से उन्हें हाशिए पर कैसे ठेल रखा था। वजह थी जाति और विचारधारा के नाम पर आपस में बटा होना। केरल महाकुंभ ने उन्हें जोड़ दिया, अपनी संस्कृति, अपनी पुरानी विरासत के लिए गर्व जगा दिया। जानते हैं राष्ट्र गर्व की ये तस्वीर बनी कैसे? तो उसका जवाब है 2025 का प्रयागराज महाकुंभ, जिसमें दक्षिण भारत से बड़े पैमाने पर हिंदू जुटे, जिसके बाद उन्होंने अपनी सनातनी जड़ें तलाशनी शुरू कर दी। केरल महाकुंभ का संकल्प साल भर पहले प्रयागराज महाकुंभ में ही ले लिया गया था। आप जानकर हैरान होंगे कि यह संकल्प उस शख्स ने लिया जो कभी घोर वामपंथी था, लेफ्ट के स्टूडेंट विंग एसएफआई का केरल में बड़ा चेहरा, केरल में सनातनी कनेक्शन को समझने के बाद जो सन्यासी हो गया, जिसे 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया। नाम है आनंदवन भारती, जिन्हें केरल की वामपंथी छात्र राजनीति उन्हें आज भी पी सलील के पुराने नाम से जानती है। वामपंथी भले दावा कर लें कि केरल उनका गढ़ है, लेकिन पौराणिक इतिहास यह है कि केरल ऋषि परशुराम की भूमि रही है। वही परशुराम जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया। महाभारत से लेकर पद्म पुराण, स्कंद पुराण तक कई हिंदू धर्म ग्रंथों में केरल का जिक्र केरलम नाम से। ब्रह्मांड पुराण के सह्याद्री खंड में तो पूरा का पूरा चैप्टर है कि कैसे परशुराम ने केरल को बनाया, बसाया। ऋषि परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार धरती से दुष्ट राजाओं का नाश किया। जब उन्हें अपना गुस्सा शांत करने की जरूरत महसूस हुई तो वो तपस्या करने दक्षिण भारत पहुंचे और वहां समुद्र से उन्होंने भूमि मांगी। अपना फरसा समुद्र में फेंका, फरसा जहां गिरा वहां से उसके बड़े आकार में जमीन समंदर से बाहर निकल आई। सनातन के धर्म ग्रंथों में पूरा ब्यौरा है, जिसके मुताबिक समंदर से बाहर आया जमीन का वो हिस्सा 1000 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा था। इसे नारायणात्मक रेखा कहा गया। वो जमीन आज के कर्नाटक के गोकर्ण इलाके से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली थी। भारत के मैप पर अगर इस इलाके को आप आज भी देखेंगे तो वो बड़े फरसे के आकार का लगेगा आपको। सनातन के धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ऋषि परशुराम ने केरलम बनाने के बाद महामाघम यानी केरल महाकुंभ की शुरुआत की थी, ठीक उसी तर्ज पर जैसे हर 12 साल पर
प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में बारी बारी से महाकुंभ होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती इन 3 नदियों के संगम पर महाकुंभ होता है। उसी तरह केरल में नीला नदी किनारे केरल महाकुंभ हुआ करता था। त्रिदेव संगम पर, त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता ऋषि परशुराम की प्रार्थना पर नीला नदी के किनारे एक त्रिकोण में स्थापित हो गए, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वहां उनके 3 अलग अलग मंदिर बने और फिर नीला नदी की धारा में उसी त्रिकोण में केरल महाकुंभ शुरू हुआ। केरल के मल्लपुरम जिले का तिरुनावाया वही इलाका है। हर 12 साल पर होने वाले केरल महाकुंभ यानी महामागम की परंपरा युगों पुरानी। 8वीं सदी से तो इसके लिखित प्रमाण मिलते हैं। तब केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को व्यवस्थित करना शुरू किया। उन्होंने ही केरल महाकुंभ की सनातनी परंपरा को भी दुरुस्त किया, चाक चौबंद किया, जो सन 1755 ईस्वी तक होता रहा। सन 1767 में जब इसके आयोजन की तैयारी थी, उससे ठीक 1 साल पहले 1766 में इसे तलवार के दम पर बंद करवा दिया गया। सवाल यही है कि जो सनातनी परंपरा केरल की पौराणिक पहचान से जुड़ी हुई थी, उसे क्यों बंद करवाया गया? उसकी कहानी चौंकाने वाली है, हर हिंदू को सबक देने वाली है। वो कहानी क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह बता दूं कि क्यों सदियों तक दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण सनातनी आयोजन माना जाता रहा केरल महाकुंभ, और क्यों हर भारतवासी को आज भी इस पर राष्ट्रगर्व करना चाहिए। दरअसल केरल महाकुंभ वो बड़ा सनातनी आयोजन था जिसमें हर बार अगले 12 साल के लिए पूरे दक्षिण भारत की फ्यूचर प्लानिंग होती थी। उस फ्यूचर प्लानिंग को कारगर ढंग से लागू करने के लिए योग्यता के आधार पर दक्षिण भारत के राजाओं में से एक राजा को चुना जाता था, जिसे पेरूमाल की उपाधि दी जाती थी। पेरूमाल यानी राजाओं का राजा, या कहिए कि दक्षिण भारत का सम्राट। बाकी के राजा अगले 12 साल तक उसके निर्देशों को गाइडलाइन की तरह फॉलो करते थे, ताकि केरल महाकुंभ में बनी फ्यूचर प्लानिंग के मुताबिक पूरा का पूरा दक्षिण भारत धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर तरक्की कर सके। केरल महाकुंभ में पेरूमाल यानी दक्षिण का सम्राट कैसे चुना जाता था, वो परंपरा भी शानदार और राष्ट्रगर्व से भर देने वाली है। तब केरल महाकुंभ में दक्षिण भारत के सारे राजा जुटते थे और अपने पिछले 12 साल के शासन की रिपोर्ट पेश करते थे। वो फैक्ट और उदाहरण से बताते थे कि उन 12 सालों में राजकाज कैसे चलाया, कैसे अपने इलाकों को समृद्ध किया। हर राजा की शासन रिपोर्ट तब केरल महाकुंभ में चर्चा, बहस, धर्माचार्य उसे परखते, जनता की राय जानते, और इस तरह सर्वसम्मति से जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता उस राजा को अगले 12 साल के लिए दक्षिण का पेरूमाला बना दिया जाता कि भाई तुमने इतना अच्छा काम किया, अब तुम गाइड करो सब। केरल महाकुंभ में युगों से जारी ये वो लोकतांत्रिक परंपरा थी जिस पर हमें आज राष्ट्रगर्व होना चाहिए। लेकिन कितनों को पता है इस परंपरा के बारे में? आज भी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है, वहां सरकारें अपनी सालाना रिपोर्ट संसद में रखती हैं और फ्यूचर प्लानिंग का खाका पेश करती है। 2014 से मोदी सरकार भी हर साल अपनी गवर्नेंस रिपोर्ट जारी कर रही है। उनके सभी मंत्री अपने मंत्रालयों की रिपोर्ट जनता के बीच रखते हैं। अभी 1 फरवरी को देश का बजट आया, जिसमें सरकार ने अगले साल की फ्यूचर प्लानिंग बताई। बजट में बताई भी जाती है हर साल। तो ये परंपरा तो चली आ रही है। केरल महाकुंभ में पेरूमाला चुने जाने के लिए राजा इसी तरह गवर्नेंस रिपोर्ट रखते थे। वहां धर्म, दर्शन और विज्ञान पर भी शास्त्रार्थ होता था। लंबी बहसें होती, सर्वश्रेष्ठ विद्वान और योद्धा चुने जाते। कलरी पयट्टू जो केरल का मशहूर मार्शल आर्ट है, वो केरल महाकुंभ यानी मामांगम की ही देन है। साउथ की एक्शन मूवीज में जिन फाइट सीक्वेंस को देखकर आप हैरान होते हैं, तालियां बजाते हैं, वो कलरी पयट्टू के ही एक्शन मूवमेंट से जुड़ी हुई बताई जाती है। इसी तरह केरल महाकुंभ में साहित्यकार, कलाकार, शिल्पकार अपना काम, अपनी रचनाएं, अपनी कलाकृतियां जनता के सामने रखते थे। सोच रहे हैं किस मैसिव लेवल पर यह कार्यक्रम होता था और उसे बुला दिया गया। इसी तरह ज्योतिष के आधार पर अगले 12 साल के लिए दक्षिण भारत के जलवायु पैटर्न और खेती की स्थितियों की भी भविष्यवाणी होती थी यहां पर। जैसे आज मौसम विभाग सैटेलाइट की गणनाओं के आधार पर मौसम बारिश का अनुमान बताता है, संभावित तूफान, चक्रवात की स्थितियां हमें बताता है। इन्हीं बातों ने विदेशी यात्रियों और व्यापारियों का ध्यान केरल महाकुंभ की तरफ खींचा था, जिसके बाद धीरे धीरे चीन, इंडोनेशिया से लेकर अरब देश और यूरोप तक से लोग केरल महाकुंभ में आने लगे। और ये मैं आज का किस्सा नहीं बता रहा हूं, ये 11वीं सदी से 18वीं सदी तक की बात है। इससे आप समझ सकते हैं कि केरल महाकुंभ का दायरा कितना बड़ा था। मामांगम यानी केरल महाकुंभ की भव्यता की ये मनमोहक तस्वीरें दुनिया ने 259 साल बाद देखी। ये तो एक नई शुरुआत है जो यकीनन आगे भव्य से भव्यतम होती चली जाए।
हमारी आने वाली पीढ़ियां उसकी गवाह बने। उससे पहले केरल महाकुंभ का पुराना इतिहास, पुरानी भव्यता की ऐतिहासिक गवाही देख लीजिए। केरल के पुराने साहित्यिक ग्रंथों जैसे कि कोझिकोड ग्रंथावली, मामकम किलिपट्टू, कंदारू मेनन पटपट्टू, केरलोत्पत्ति और केरल महात्म्य में तो मामांगम में आने वाले विदेशी यात्रियों का खूब वर्णन है। वहीं यूरोपीय यात्रियों और इतिहासकारों ने भी मामांगम यानी केरल महाकुंभ की भव्यता का वर्णन अपनी किताबों में किया है। उदाहरण के तौर पर 1500 से 1516 तक भारत में रहे मशहूर पुर्तगाली यात्री डुआर्टो बारबोसा ने मामांगम की भव्यता का ब्यौरा अपने यात्रा वृत्तांत द बुक ऑफ डुआर्टो बारबोसा में लिखा है। नीला नदी के किनारे मामांगम का नजारा भव्य और राजसी था। वहां हिंदू धर्म के बड़े बड़े सन्यासी जुटते थे, बड़े मंच सजते थे, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते थे। धार्मिक श्लोकों के पाठ के बीच राजा नदी में स्नान करते थे। उनके शौर्य और वीरता की परीक्षा होती थी। तब पेरुमाल का चुनाव होता था। मामांगम के जरिए बड़े पैमाने पर व्यापार भी होता था। इसी तरह 1695 में भारत आने वाले स्कॉटिश कप्तान और समुद्री यात्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन की किताब है अ न्यू अकाउंट ऑफ ईस्ट इंडीज। इसमें इसी तरह मामांगम की भव्यता का वर्णन है। हैमिल्टन ने इसे जुबली सेलिब्रेशन कहा। इसी तरह ब्रिटिश इतिहासकार विलियम लोगान ने 1887 में मालाबार का ऐतिहासिक ब्यौरा लिखा तो अपनी किताब मालाबार के मैनुअल में 1683 में हुए मामांगम की भव्यता का जिक्र किया। साल 1767 में होने वाले केरल महाकुंभ मामांगम की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं, क्योंकि साल भर पहले यानी साल 1666 में हैदर अली ने कोझिकोड पर हमला बोल दिया और नरसंहार करता हुआ तिरुनावाया तक पहुंच गया। तिरुनावाया के नवमुकुंद मंदिर समेत उन 18 मंदिरों को हैदर अली ने लूटा और ध्वस्त कर दियास, जिसे केरल महाकुंभ मामांगम की परंपरा जुड़ी हुई थी, यह केरल में सनातन की युगों पुरानी परंपरा पर बड़ी चोट थी। हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, जो मैसूर का सुल्तान बना, जिसकी तारीफ में वामपंथी इतिहासकार कसीदे पढ़ते नहीं थकते, उसको सेक्युलर बताते हैं, उसने 1788 से 1790 के दौरान केरल के मालाबार में लगातार हमला बोला, खास तौर से मंदिरों को निशाना बनाया, बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। टीपू की सेना ने केरल के ब्राह्मण, नायर समेत हिंदू समुदायों पर बड़े हमले किए, हजारों हत्याएं की, नरसंहार किया और तलवार के दम पर धर्मांतरण करवाया। इससे केरल से हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और केरल महाकुंभ की पूरी परंपरा ध्वस्त हो गई। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद खड़े कर दिए गए। टीपू सुल्तान के तब के फरमान और दूसरे दस्तावेज उसकी जिहादी नीति की गवाही देते हैं। अंग्रेजी इतिहासकार विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में ब्यौरा दिया है कि टीपू सुल्तान ने दक्षिण में 8000 से ज्यादा मंदिरों को विध्वंस किया, उनका पूरी परंपरा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतिहासकार इरफान हबीब की किताब पढ़िए, एशेज इन इंडियन हिस्ट्री टुवर्ड अ मार्क्सिस्ट परसेप्शन। आप हैरान रह जाएंगे। दक्षिण में मंदिरों को तोड़ने की घटनाओं को वो धार्मिक नहीं, राजनीतिक अभियान ठहराते। केरल महाकुंभ का पूरा इतिहास खत्म कर दिया गया, इस पर उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन आज केरल में हिंदू एकजुट हो रहे हैं तो तस्वीर बदलने लगी। इसका सबसे बड़ा सबूत है केरल महाकुंभ का फिर से जिंदा होना। और हैरान करने वाली बात यह है कि केरल की वामपंथी सरकार इसे आगे बढ़ाने और भव्य बनाने की बातें कर रही है। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। उस केरल में जहां भगवा लहराने लगा है, नरेंद्र मोदी का परचम लहराने लगा है, उसकी शुरुआत हो गई है, तो पुरानी परंपराएं भी लौटने लगी। लेकिन आप सोचिए, ऐसी शानदार परंपरा को मिटा दिया गया, भुला दिया गया, और इसीलिए हमने आज इसको राष्ट्रगर्व में आपको बताया ताकि आप देश पर गर्व करने का एक और मौका पा सकें। आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला में। नमस्कार।